नमस्कार, मैं मंजुला अपने नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करके भेजें, जिससे मैं आगे और नए विषय आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आज हम लोग प्रश्न पत्र के प्रारूप की जो चर्चा हुई थी उसके दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खंड ख व्याकरण का भाग था और उसका दूसरा प्रश्न वाक्य से जुड़ा हुआ था। मैंने कल भी आपको बताया कि वाक्य में जो भी विषय आएंगे उससे दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा पहचानने का और दूसरा होगा उसको परिवर्तित करने का। क्योंकि अभी हम लोग पहले ये जाने कि वाक्य क्या है। तो आप जानते हैं, पहले से भी पढ़े हुए हैं कि वाक्य क्या है, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला रही हूँ कि वाक्य हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अर्थात वाक्य ऐसे सार्थक शब्द समूह को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। बात समझ में आई? सामान्य शब्दों में वाक्य के माध्यम से अपने विचार को हम एक दूसरे के बीच बांट सकते हैं, लेकिन एक पारिभाषिक शब्द है कि ऐसे शब्द समूह जो सार्थक हों और जिनसे हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर रही हैं, तो बात आपकी समझ में आ गई। क्या, कौन क्या कर रहा है, तो वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें सार्थक शब्द जोड़ना आवश्यक है जिससे वाक्य आपके सामने स्पष्ट रूप से आए। अगर मैं कहूँ कि किसान आग से खेत सींचता है तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आग सींचने का काम नहीं करता है, जलाने का काम करता है। तो ऐसा वाक्य भी, क्योंकि यहाँ करता है, कर्म भी है, लेकिन सार्थकता नहीं है, इसीलिए ये वाक्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया था, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इससे हम लोगों को वाक्य के अंग को छांट कर निकालना है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग? 2। उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जो कार्य को करता है, या वाक्य में जो जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वह है उद्देश्य। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो किसके विषय में कहा गया? तो राम के विषय में, इसीलिए राम क्या हुआ? उद्देश्य। मैंने यहाँ जो श्यामपट्ट पर लिखा है उसमें उद्देश्य के आगे रेखांकित भी किया है, राम के आगे मैंने लाल से रेखांकित कर दिया है। यह स्पष्ट कर रहा है कि राम ही इस वाक्य में उद्देश्य है। और दूसरा है विधेय। तो राम उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह है विधेय। तो इस वाक्य में प्रतिदिन विद्यालय जाता है का जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा विधेय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य राम है और विद्यालय प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये पूरा हिस्सा विधेय को बता रहा है। तो आपको समझ में बात आई कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उद्देश्य, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए वो विधेय होता है। स्पष्ट है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब ये उद्देश्य और विधेय चूंकि वाक्य का हिस्सा है और हमें जो आगे पढ़ना है उसमें उद्देश्य और विधेय को बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस विषय को रखा। जबकि हम जानते हैं कि 10वीं के पाठ्यक्रम में हमें रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने हैं, फिर भी हमें इन बातों की जानकारी आपको देनी आवश्यक लगी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आते हैं वाक्य के भेद की ओर। तो हमने आपको यहाँ पर लिख के दिया है कि
वाक्य को 3 वर्गों में यानी 3 दृष्टियों से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद जो हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। शायद आपको याद होगा वो 8 भेद कौन है, कहिए तो मैं एक बार याद करा दूं। तो एक बार उसके लिए, चूंकि अभी हम लोग को उसकी तैयारी करनी नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको याद करा रही हूँ। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इस तरह मैंने जो भी आपके सामने नाम गिनाए वह अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद थे। लेकिन इस बार हम लोगों को पढ़ना है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 भेद किए गए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। कौन कौन? सरल, मिश्र और संयुक्त। एक और दृष्टि से भेद किए गए हैं, वो है रूपांतरण की दृष्टि से। इससे 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, जिसकी चर्चा की हम लोगों को जरूरत इसमें नहीं है। फिर भी मैंने 3 दृष्टियों से आपको वाक्य के भेद बता दिए। अब हम लोग आए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पर। अभी मैंने आपको बताया रचना की दृष्टि से कितने भेद? 3, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल, संयुक्त और मिश्र ऐसे भी आप बताएंगे तो आपको सहूलियत होगी, क्योंकि मिश्र वाक्य में आकर के हम लोगों को थोड़े उपवाक्य के बारे में भी जानना होगा। तो आते हैं सरल वाक्य की ओर। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो इसकी परिभाषा में उद्देश्य और विधेय की जरूरत पड़ी ना, तो आपके ध्यान में है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह है सरल वाक्य। ठीक है, जैसे मैं कहूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। और बाकी जो हिस्सा था प्रथम प्रधानमंत्री, ये हो गया विधेय। समझ में बात आ रही है ना? तो एक उद्देश्य और लंबा वाक्य है, फिर भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है इसमें। अब आइए संयुक्त वाक्य की ओर। तो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 2 की चर्चा है। तो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य जब संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ते हैं, 2 सरल या मिश्र वाक्य संयोजक अव्यय, मालूम है, इसलिए और, या, अथवा, ये सब शब्द संयोजक अव्यय कहलाते हैं। इनके द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। छोटा सा वाक्य, राम आया और मोहन गया, ये छोटी सी बात है। और मिश्र वाक्य तो बड़ा होता है। तो मिश्र वाक्य के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि मैं जैसे ही पढ़ने बैठी कि बिजली चली गई, यह एक मिश्र वाक्य है। और बिजली इतनी देर तक कटी रही कि मैं सो गया। तो जो बाद वाला हिस्सा है वो भी मिश्र वाक्य का है, और पहला हिस्सा है वो भी मिश्र वाक्य का है, और बीच में वह जुड़ा हुआ है संयोजक अव्यय के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मिश्र वाक्य का उदाहरण मैंने रखा, वो अभी मैं मिश्र वाक्य बताऊंगी तो स्पष्ट होगा। और ठीक है, आगे आते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य के बारे में अभी मैं बता रही हूँ कि मिश्र वाक्य का मतलब ये होता है मिला हुआ। तो इसमें 2 उपवाक्य होंगे, एक प्रधान वाक्य होगा, एक आश्रित वाक्य होगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य उसके अधीन आश्रित उपवाक्य को रखता है, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ कि जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के अधीन एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हों उसे हम मिश्र